हेलो दोस्तों। पैसे से जुड़े फैसले करना हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना और उसे संभालना सिर्फ मैथ्स या फाइनेंस का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और भावनाओं का भी गहरा असर होता है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यह समझाती है कि पैसा केवल एक टूल नहीं है, बल्कि यह हमारी मनोवृत्ति और व्यवहार का प्रतिबिंब है। आज के इस वीडियो में हम आपको दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की मुख्य बातें और उससे सीखे जाने वाले पाठ सिखाएंगे, ताकि आप पैसे को समझदारी से संभाल सकें, बेहतर फैसले ले सकें और एक सुखद व सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो न केवल पैसा कमाना चाहते हैं, बल्कि इसे लंबे समय तक बचाना और बढ़ाना भी चाहते हैं। तो इस सफर पर हमारे साथ बने रहिए। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब को मॉर्गन हाउसल, एक प्रसिद्ध लेखक और फाइनेंस एक्सपर्ट ने लिखा है। इस किताब में उन्होंने पैसे को लेकर 19 छोटे छोटे अध्यायों में वे बातें समझाई हैं जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक गणितीय विषय नहीं है, यह हमारी मनोदशा, धैर्य और अनुशासन पर आधारित है। चाहे आप करोड़पति बनना चाहते हो या बस अपने भविष्य के लिए थोड़ा बचाना चाहते हो, इस किताब में दिए गए लेसन्स हर किसी के लिए फायदेमंद हैं। पैसा हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा हर दिन सामना होता है, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इसे सही तरीके से संभालना भी है। अक्सर हम लोग पैसे को लेकर गलत धारणाएं बना लेते हैं, जैसे ज्यादा पैसा होना मतलब खुशी और संतोष, तेजी से अमीर बनने का कोई शॉर्टकट, निवेश या बचत के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान या विशेषज्ञता की जरूरत। मॉर्गन हाउसल ने बताया है कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले हमारी भावनाओं और आदतों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप अपनी तनख्वाह का कितना हिस्सा बचाते हैं? क्या आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं? क्या आप कभी फ्यूचर के लिए निवेश करने से डरते हैं? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया तो यकीन मानिए आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपको यह वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि एक ऐसा गाइड है जो आपको जिंदगी में पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने के स्मार्ट तरीके सिखाएगा। हम आपको आसान भाषा और प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ समझाएंगे कि पैसा सिर्फ अमीर बनने का जरिया नहीं है, बल्कि आजादी पाने का साधन है। कैसे छोटी छोटी आदतें आपको फाइनेंशियल तौर पर मजबूत बना सकती हैं, क्यों धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी कुंजी है, चाहे आप कितना भी पैसा कमाते हों। तो चलिए इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको किताबों के सारांश के साथ साथ जिंदगी को बेहतर बनाने वाले टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पहली कहानी, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वेटर की जॉब किया करते थे। यह जॉब लॉस एंजलिस के एक आलीशान और महंगे होटल में थी। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आता था। वह लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने वाईफाई राउटर के लिए एक कंपोनेंट डिजाइन कर उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलियनेयर ने कई टेक कंपनियां शुरू की और बाद में उन्हें बेच दिया। हालांकि पैसे के मामले में वह थोड़ा अनलकी था। वह जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता और हर किसी को वह पैसे दिखाता। वह शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उसने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में सोने के सिक्के खरीदने भेजा। जब गार्ड सिक्के लेकर आया तो उस यंग टेक्नीशियन ने उन सिक्कों को समुद्र में फेंक दिया। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सबने मिलकर ऐसे सिक्के फेंके जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। कुछ ही समय बाद वह यंग मिलियनेयर दिवालिया हो गया। उसने जो कुछ भी कमाया था सब गंवा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। दूसरी कहानी रोनाल्ड रीड की है, जो एक साधारण व्यक्ति थे। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुए और पले बढ़े। वह अपने परिवार के पहले इंसान थे जिन्होंने स्कूल तक पढ़ाई की थी। रोनाल्ड ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे काम किए, जैसे गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करना और फ्लोर की सफाई करना। 38 साल की उम्र में उन्होंने $12,000 में एक छोटा सा घर खरीदा और पूरी जिंदगी वहीं गुजारी। 2014 में 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मौत के बाद यह खबर सामने आई कि रोनाल्ड रीड ने $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ी थी।
उन्होंने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़े और $6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वह एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, निवेशक, समाज सेवक और मिलियनेयर था। लेकिन यह कैसे हुआ? इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और न ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वह एक एक पैसा सेव करता था, यहां तक कि उसने कभी ब्याज भी नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग्स को सालों साल कंपाउंड किया था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन की रकम जमा हो चुकी थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी सुननी चाहिए। अब जरा एक नजर डालते हैं उस आदमी पर जो डोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फ्यूज, जो मेरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और वह 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन की 40 अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा ही $900 महीना था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। इन दोनों यंग मिलियनेयर रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा यह मायने रखता है कि आप कैसे व्यवहार करेंगे। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हों, जैसे भी हों, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको हमेशा अलर्ट रहने और ध्यान देने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, पर हर कोई हबल नहीं होता। नेवर एनफ वेंगार्ड के फाउंडर जॉन सी बोगल ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। एक बिलियनियर के घर पर पार्टी हो रही थी। एक कोने में कर्ट वेंकेट और जोसेफ बैठे थे। दोनों अपने होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक एज फंड मैनेजर था। कर्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई भी जोसेफ के नोबल के HYs की पूरे साल की बिक्री से भी ज्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास वह है जो एज फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा, और वह है एनफ। अब आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास एनफ मनी है? चलिए इन 2 लोगों की स्टोरी से जानते हैं रजत गुप्ता के बारे में। रजत कोलकाता का गरीब लड़का था। वह एक अनाथ था, लेकिन 45 की उम्र में वह एक CEO बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकिन्सी के CEO थे। साल 2007 में जब वह कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। वह एक मिलियनेयर बन चुके थे, तो अब उन्हें एक बिलियनेयर बनना था। वह उस सर्किल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने। उन्होंने बिलियनेयर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में था। वॉरेन बफे ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन का निवेश करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को यह बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेड फंड मैनेजर राज राजा रत्नम को कॉल किया। यह कॉल कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमाए और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने कुल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल जाना पड़ा। साथ ही उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले ही $100 मिलियन थे,
तो उन्हें $1 बिलियन और क्यों चाहिए थे? उनके पास पहले से ही धन, दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया क्योंकि रजत गुप्ता के पास एनफ का सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीजें सीख सकते हैं। पहली सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है खुद को रोकना। ज्यादा दौलत जमा करने का लालच, ज्यादा पावर, ज्यादा फेम और ज्यादा पैसे का लालच। दूसरी, जब आप आगे नहीं बढ़ते तो आपको लगता है जैसे आप पीछे जा रहे हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हो। तीसरी, सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लो एक फुटबॉल प्लेयर साल के 50,000 कमाता है, उसके पास पहले से ही काफी पैसा है, लेकिन अगर हम उसकी तुलना माइक ड्रॉट से करें तो जो $430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें यह हॉकी प्लेयर उसके सामने एकदम गरीब लगेगा। अब मान लीजिए एज फंड मैनेजर जो $30 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड एज फंड मैनेजर्स कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हमें यह $36 मिलियन उनके मुकाबले काफी कम लगेगा। लेकिन अगर टॉप 10 एज फंड मैनेजर अपनी तुलना अगर टॉप 5 से करें तो टॉप 5 हेड फंड मैनेजर्स $770 मिलियन कमाते हैं, और अगर टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बफे से करें तो जो कि 2018 में उनसे $3.5 बिलियन ज्यादा अमीर थे, तो अगर वॉरेन बफे जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहे जिनकी नेटवर्थ 2018 में $24 बिलियन थी, तो देखा आपने सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप इस खेल में शामिल हो जाएं कि मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूं, तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतने और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है जहां आपको एनफ लगे और आप सेटिस्फाइड फील करें। जीतने का एक ही तरीका है कि लड़ो ही मत। मान लो कि आपके पास काफी है, चाहे आपके आसपास के लोग और की चाहत में पागल हुए जा रहे हों। लॉस वेगस के एक डीलर ने एक बार कहा था, कसिनो में जीतने का एक ही तरीका है, घुसते ही बाहर निकल जाओ। सोचो, आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हैं। आप और आपके दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे अमीर है, किसके पास सबसे बड़ा घर है और कौन सबसे ज्यादा फेमस है और किसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि विनर कोई भी नहीं होगा। जीतेगा वही जो अपने आप से सेटिस्फाइड है, जो एक छोटे से घर में प्यार करने वाली फैमिली के साथ एक हंसी खुशी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेसन नंबर 3, कुछ चीजें पैसे, फेम और पावर से भी बढ़कर होती हैं, चाहे आपके पास यह सब कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने इंटरव्यू में कही थी। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो वह बोले, किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वह आपकी रेपुटेशन हो या आपकी अचीवमेंट हो। ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। इस हादसे ने मेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद करके रख दी है, लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि मुझे इससे भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे, वह अपनी की सफाई दे रहे थे, वह खुद को ही तसल्ली दे रहे थे कि उनकी रेपुटेशन उनके लिए अब और मायने नहीं रखती। लेकिन उनका कहना गलत था। रेपुटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है, परिवार और दोस्त भी बेशकीमती हैं, लोगों को प्यार करना और बदले में उनका प्यार पाना भी बेशकीमती है, खुशियां बेशकीमती हैं। लेकिन यह सब पाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी हद समझें। आपको याद रहे कि कब रिस्क लेना है और कब एनफ का मतलब एनफ है। कंपाउंडिंग, एक फील्ड से सीखी हुई बातें हमें दूसरे फील्ड में काम आती हैं। क्या आपको पता है कि बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे पर ग्रो करती है। 19वीं सदी में जाकर साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतने करीब था कि आसानी से नजरअंदाज कर लिया जाता था। धरती में सिर्फ एक ही आइस एज नहीं आया, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे हैं, जिनकी डेट का हम आज एक्यूरेट अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को बर्फ से कवर करने, बर्फ पिघलाने और फिर से बर्फ से ढकने पर कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो यह घटना 5 बार हो चुकी है, लेकिन आइस एज आया ही क्यों? आइस एज के पीछे क्या वजह है? इसके बारे में बहुत सी थ्योरी हैं। एक थ्योरी के हिसाब से माउंटेन रेंज में हलचल होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आया है। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि आइस धरती का नेचुरल वातावरण है, जिसमें ज्वालामुखी फटने से बदलाव आया है। हालांकि यह थ्योरी सिर्फ एक आइस एज को एक्सप्लेन करती है, न कि 5 को। 1990 की शुरुआत में एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलान कोविक ने सोलर सिस्टम में धरती की पोजीशन को स्टडी किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव पृथ्वी की दूरी पर पड़ता है। मिलान कोविक ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर कुछ ज्यादा ही झुक जाती है,
जिससे इसे नॉर्मल से ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। पृथ्वी के हेमिस्फीयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई थी। व्लादिमीर कपिन, जो एक रूसी मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी में एक कंडीशन जोड़ी है। उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल टिल्ट की वजह से धरती पर गर्मियों के मौसम में भी ठंड बढ़ गई थी। ये उस तरह की गर्मी थी जिसमें इतनी गर्मी नहीं होती कि पूरी बर्फ को पिघला सके। गर्मियों के बाद भी धरती के कुछ हिस्से बर्फ से ढके रहे, जिससे बर्फ को आने वाली सर्दियों में भी टिके रहने में आसानी हुई। साल दर साल इसी तरह बर्फ के ऊपर बर्फ की परतें जमा होती रही, जब तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ से नहीं ढक गई और इस तरह आइस एज आया। देखा आपने, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10%, तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% के साथ 10% इंटरेस्ट रेट होगा। फिर आप 2022 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हो और हर साल आपका 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते हो तो आप मिलियनेयर बन जाओगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ के जमा होने से आया। कंपाउंडिंग ऑन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भी यही है, धीरे धीरे पैसे जमा होना। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफे सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे? उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक यह पैसा जमा होने दिया और जब वह 89 साल के हुए तो उनके पास 84.5 यानी 84.5 बिलियन डॉलर था। यह उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों के कंपाउंडिंग का नतीजा था। अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट, अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फर्क, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए, तो यह बात हम इन 2 इन्वेस्टर्स की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वह 1800 के दशक में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में ही जेसी ने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज छाई हुई थी। वॉल स्ट्रीट के ना जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था। 29 अक्टूबर 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी वाइफ और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह देख रहे थे और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम के अंदर बैठकर रो रही थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, वह शॉक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका था। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। हुआ यूं था कि जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा और उसका अंदाजा एकदम सही निकला। वह करोड़पति बन गया। उस दिन अक्टूबर 29 को उसने $3 बिलियन पैसे कमाए थे। जब हर कोई यह शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। बस फिर क्या था, वह शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया। अब्राहम जो मानस्की के साथ कुछ अलग किस्सा हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 के दौरान वह मिलियनियर बन चुका था। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफी बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ दिनों बाद ही अब्राहम गायब हो गया। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं और उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1979 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और एक के बाद एक बड़ी बड़ी शर्तें लगाता चला गया और जीतता गया। जेसी को लगा कि वह यूं ही हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया और उसने खुद की जान ले ली। जो चीज अब्राहम के साथ हुई थी, वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहम की तरह वह भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया था। तो देखा आपने, दोनों आदमी अमीर तो बन गए थे, पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना अलग चीज है। पैसे कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे और आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा। लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको यह बात याद रखनी होगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत छीन सकती है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है। यहां कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पर आओगे तो कभी एकदम बॉटम पर। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और यह भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है।
जिंदगी में हमेशा याद रखो, कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। लाइफ में हार भी मिलेगी और नाकामयाबी भी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की गारंटी नहीं दे सकती। अब हम वॉरेन बफे के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ कैसे मेंटेन करके रखी है। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से भी ज्यादा तक कंपाउंड होने दिया। और उस समय उनकी उम्र में उनके पास $14.5 बिलियन थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज बेस्ट रहेंगी। उन्हें यह भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं और वह सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स को जानते हैं। इस तरह से वह एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरह से बनाए रखी कि वह किसी बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेशन झेल लिए, पर कभी भी घबराकर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटेजी, एक ओपिनियन या एक पासिंग ट्रेड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल के बाद भी वह कंपाउंडिंग करते रहे और इस तरह वॉरेन सरवाइव कर गए। कंक्लूजन, आपने इस किताब में उस यंग टेक जीनियस की कहानी पढ़ी जिसने $1000 गोल्ड कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए थे। आपने इस किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी भी पढ़ी जिसने एक मामूली सा चौकीदार होने के बावजूद $8 मिलियन दान कर दिए थे। आपने हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर रिचर्ड फस्को के बारे में भी पढ़ा जिसने 2008 के क्राइसिस में सब कुछ गवा दिया था। और आपने इस किताब में रजत गुप्ता की कहानी भी पढ़ी जिसके पास $100 मिलियन होने के बावजूद उसे $1 बिलियन और चाहिए थे। इस बुक में आपने जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मन की कहानी भी सुनी। इनमें से एक ने $3 बिलियन कमाए थे जबकि दूसरे ने अपना सारा पैसा गंवा दिया था और बाद में दोनों ने सुसाइड कर लिया था। आखिर में आपने इस बुक में वॉरेन बफे के बारे में पढ़ा। तो इन सारे लोगों में से आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? याद रखो कि जिंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और आशियाना ही सबसे कीमती चीज है जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर है। याद रखो, ये दुनिया गोल है और हार और जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं। अमीर बनने के कई सारे तरीके हैं, पर अपनी अमीरी बरकरार रखने का सिर्फ एक तरीका है। इसलिए हम्बल बनो, पैसे की वैल्यू समझो और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। इस किताब में हमने पैसे से जुड़ी मनोविज्ञान और आदतों को समझने की कोशिश की। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल गणित नहीं, बल्कि हमारी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया का परिणाम है। समझदारी से पैसा खर्च करना, भविष्य के लिए बचत करना और धैर्य रखना सबसे अहम है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप न केवल वित्तीय रूप से सफल होंगे बल्कि मानसिक शांति भी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की बुक समरी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। साथ ही इस चैनल मनी माइंडसेट को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कुछ क्रिएटिव करते रहिए। धन्यवाद।